सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आज जानेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो क्वेश्चंस के साथ में बने हैं और आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत और देखते हैं पहला प्रश्न जानने से पहले आज देखते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। हर दिन हम बात करते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उसी के संदर्भ के अंदर आज 14 नवंबर 2023 है और 14 नवंबर अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बताऊं, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? बाल दिवस मनाने की शुरुआत हुई 14 नवंबर 1964 को। 14 नवंबर 1964 को ही क्यों? क्योंकि 14 नवंबर 1964 के बाद में हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। उसके बाद में उनके जन्म दिवस को विशेष दिवस बनाने के उद्देश्य से 14 नवंबर को बाल दिवस मनाना शुरू किया गया। पहले ये 20 नवंबर को मनाया जाता था और उसके बाद में उनकी याद या कह सकते हैं उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को हमने बाल दिवस मनाना शुरू करा और 1964 के बाद में हमने ऐसा करना शुरू किया। तो आपने आज के दिवस के बारे में जाना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड की बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? पहले तो मैं आपको टोरेंट गैस के बारे में बता दूं, ये 2018 के अंदर बनी हुई एक प्राइवेट कंपनी है। आपूर्ति किसकी करती है? ये आपूर्ति करती है गैस की। कहां पर करती है? घरेलू जो उपभोक्ता है उनके घरों तक गैस पहुंचाने का काम कोई करती है, वो ये अभी वर्तमान में गैस कंपनी ऐसा कर रही है। वर्तमान में भारत के अंदर 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, जहां पे घर तक आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पहले जब हम घरेलू सिलेंडर लेकर के आते थे, उसके बाद में गैस कनेक्शन के थ्रू अपन उसका उपभोग करते हैं। लेकिन टोरेंट गैस ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जिसके थ्रू घरेलू उपभोक्ताओं को उनके घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाई जानी सुनिश्चित कर रही है टोरेंट गैस एजेंसी। तो ये 2018 के अंदर कंपनी बनी है और इसके कौन कौन से कारण है? एक तो कार्य है, एक तो घरेलू आपूर्ति करती है और दूसरा करती है ये सीएनजी। तो सीएनजी जो गैस है उसको भी सप्लाई करने का काम इसके बड़े बड़े स्टेशन है, वहां पे सीएनजी के थ्रू इसको क्या किया जाता है, वाहनों के अंदर भरा जाता है। तो वहां पे टोरेंट गैस एजेंसी ही वहां पे आपने कोई आपूर्ति सप्लाई करती है। कहां की कंपनी है ये कंपनी है गुजरात की। गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी है और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबंध निदेशक वर्तमान में किसे नियुक्त किया है, तो मैंने रेड इंक से इसको लिख रखा है मनोज सेन को। मनोज सेन के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले ये गेल इंडिया के निदेशक रह चुके हैं और जब रिटायर होने के बाद कंपनी, क्योंकि ये तो प्राइवेट है, ये तो निजी कंपनी है और निजी कंपनी में ये अपनी फिलहाल सेवाएं दे रहे हैं। तो वर्तमान में मनोज सेन की जगह इनका नाम है मनोज जैन। तो मनोज जैन ने यहां पे इसका पदभार संभाला है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? मिट्टी कैफे क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत या कह सकते हैं उसकी स्थापना कब हो गई थी? 1950 में ही हो गई थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके अलावा देश के अंदर हाईकोर्ट की जो तादाद है वो 24+1 हो गई है। 24 पहले थे, उसके बाद में अमरावती जो अभी नई राजधानी बनने जा रही है तेलंगाना की, वहां पे भी एक स्थापित कर दिया गया। तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी हाई कोर्ट्स के ऊपर है। और अभी हाल ही के अंदर अपने पिछले सेशंस के अंदर बताया था कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 1+33 होती है। तो टोटल कितने हो गए? 34 हो गए। एक कौन है? सीजीआई है। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश है। पिछली क्लास के दौरान हमने जाना था कि अभी 3 ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर वहां पे नियुक्त थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में एज ए न्यायाधीश बना दिया गया है। कौन कौन से राज्यों से थे वो? एक तो थे वो राजस्थान से, नंबर 2 पे कहां थे वो? दिल्ली से थे,
और नंबर 3 कहां से थे, गुवाहाटी से थे। ये तीनों न्याय जो उच्च न्यायालय वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको यहां से ट्रांसफर करके और उनको सुप्रीम कोर्ट में एज ए न्यायाधीश भेज दिया गया है। इसके लिए भी हमने जाना था कि इसके लिए कौन सी प्रक्रिया काम में लाई जाती है, तो इसका उत्तर बताता मैं चलूं आपको, कोलेजियम सिस्टम। और कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत कब हुई, कोलेजियम सिस्टम जो वर्ड आया सबसे पहले वो 1998 में है। कोलेजियम सिस्टम के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, तो यहाँ पे 1 + 4 तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। 1 का मतलब मुख्य न्यायाधीश हो गए, 4 इनके वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए। वही किसी भी जज की क्या कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति 1, उसके बाद में पदोन्नति प्रमोशन 2 और नंबर 3 पे हो गया स्थानांतरण। ये तीनों चीजें कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही इनको करी जाती है। वर्तमान में 3 ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो अपने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। वर्तमान में भी पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया, तो इसका उत्तर तो है डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ क्या है, वर्तमान में सीजीआई है सुप्रीम कोर्ट के। ये कौन से नंबर के सीजीआई है, 50वें सीजीआई है। और मिट्टी कैफे क्या है, फिर जानना जरूरी है कि मिट्टी कैफे क्या है। मिट्टी कैफे मैं आपको बताऊं, मिट्टी कैफे एक दिव्यांगों द्वारा संचालित एक कैफे है जिसके अंदर सारे जो लोग हैं, जितने जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, ये इसके इनके कह सकते हैं जो हेड हैं, जो अध्यक्ष है, इनको जो चलाने वाले जो चेयरपर्सन है वो भी क्या है, दिव्यांगी है। इंपोर्टेंट क्यों हो जाता अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने वकीलों और न्यायाधीशों को भी आग्रह किया कि सारी चीजें आप यहीं से खरीदें या जो सुविधाएं आप लेना चाहते हैं वो यहीं से लें। इसके लिए उन्होंने इनको प्रेरित किया, विशेषकर इसीलिए कि मिट्टी के जो कैफे है वो दिव्यांगों द्वारा संचालित में पूरा जो स्टाफ है वो कौन है, उसमें दिव्यांग भी शामिल है। प्राथमिकता किसमें दी गई है, इसके अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, तो ये भी आपने जाना। और उद्घाटन किसने किया, वर्तमान में हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो चलिए आपने जाने इस प्रश्न के माध्यम से कुछ अनेक अन्य चीजें जो आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में नीति आयोग ने कहां हरित विकास संधि पर कार्यशाला आयोजित करी है। अब पहले जान लेते हैं कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग के बारे में हम बताएं आपको कि 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना होगी। इसके जो पहले जो सीईओ थे वो कौन थे, इनका नाम था अमिताभ कांत। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सुमन के बेरी, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। अब आप पूछने वाले हैं कि उपाध्यक्ष हैं तो फिर अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वह स्वतः ही क्या बन जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 से हुई। इससे पहले क्या चलता था, इससे पहले चलता था योजना आयोग। तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके और यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य वही है जो योजना आयोग का था, लेकिन यहाँ पे लक्षित जो टारगेट्स हैं उनको समय पर पूरा करें, लक्षित कर्तव्यों को समय पे पूरा करना और राज्यों के साथ में समावेशी विकास को उन्होंने क्या दिया, बढ़ावा देने की बात करी है। उद्घाटन इसका कहां पे किया गया, ये किया गया नई दिल्ली में। इस प्रश्न के माध्यम से आपने यह जाना कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, इसके काम क्या है, वर्तमान में नीति आयोग जो है उसके उपाध्यक्ष कौन है और अध्यक्ष इसके क्या होते हैं, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहती है और जितने भी जो तमाम जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। ये प्रश्न थोड़ा घूम करके आया, हमने कोशिश करी है कि इस प्रश्न को इस हिसाब से पूछें कि आपको और ज्यादा और रोचक लगे। डिजिटल जैसे आ जाएगी, हर चीज क्या होगी, एआई बेस्ड हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गई है और वहां पे डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम आप समझ ही रहे हैं, जो जान रहे हैं डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम काफी लंबे समय से चला आ रहा है और डिजिटल मार्केटिंग से समझ लो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समझ लो, भारत उम्दा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल विज्ञापन जो नीति है वो 2023 को स्वीकृत करने वाला कौन सा मंत्रालय, इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है उनके द्वारा इसको, अभी वर्तमान में कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, ये वर्तमान में वहां के ये है। चलिए और
इसका जो उत्तर हो गया वो हो गया सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। भारत की तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया जाएगा? वर्तमान में ये चल रहा है और ये जोधपुर में चल रहा है। तो जोधपुर के अंदर वर्तमान में एक तो 12 कोर है, ये आर्मी की एक कोर्स होती है, इसके अलावा 12 डीव है। ये दोनों जोधपुर के अंडर ही काम कर रहे हैं, जिसके अंदर जोधपुर के अंदर एक और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसका नाम है जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर वर्तमान में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड है, जिसकी परिकल्पना करने की भारत बार बार सोच रहा है और जयपुर के अंदर इसको भी क्या टेस्टेड के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पे इसकी टेस्टिंग चल रही है, जहाँ पे तीनों सेनाओं के जो कार्य हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए सारी चीजें चल रही हैं। वर्तमान में जोधपुर के अंडर है जैसलमेर। तो जैसलमेर के अंदर सर्दियों के दौरान अपनी क्षमता को परखने के लिए और तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज पहले भी की जाती रही है। तो त्रिशक्ति के अंदर तीनों सेनाएं होगी। वर्तमान में कहां की जा रही है? जैसलमेर में करी जा रही है। कौन कौन से हथियारों का वहां पे क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा। तो इसके अंदर एयरफोर्स की तरफ से सबसे पहले चिनोक हेलीकॉप्टर और उसके बाद में हेल, HCL, ठीक है, हरक्यूलस विमान का भी यहाँ पे देखा जाएगा परिवहन के क्षमता। और इसके अलावा बहुत ऐसे छोटे छोटे रक्षा उपकरण हैं जो उनको वायुसेना उपयोग में लाती है। इस प्रकार की चीजें वहां पे परखी जाएगी। नेवी के बारे में बात करें तो नेवी के लिए ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, लेकिन मार्कोस कमांडोज जो हर जगह अपनी सेवाएं देती हैं, वहां पे वो क्या करेंगे? एरिया कैप्चरिंग, जितनी भी प्रकार की जो कह सकते हैं ना कि थल सेना के द्वारा किए जाने वाले जितने भी जो अभ्यास है उसके अंदर मार्कोस भी भाग लेने वाले हैं। मार्कोस किसके कमांडो होते हैं? मार्केज होते हैं नेवी के, तो वो भी वहां पे भाग ले रहे हैं। नेवी के अगर चीफ की बात करें तो उनका नाम है आर हरि कुमार, और अगर एयरफोर्स के चीफ की बात करें तो उनका नाम है वीरेंद्र चौधरी। और अंत में हम पढ़ेंगे थल सेना। तो थल सेना के बारे में उनका नाम है जनरल मनोज पांडे, ये हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं। और अभी वहां पे उनकी कौन कौन सी जो है वो चीजों को परखा जाएगा। तो एक आपने देखा होगा T-90 टैंक, ये कहां से लिया हमने? रूस से लिया है। एक कौन सा लिया? T-72, ये भी हमने रूस से ही आयातित किया है। इसके अलावा होवित्जर तोप, बराक मिसाइल, ये हमने लिया है इजराइल से। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेपन हैं जो एंटी टारगेटेड वेपन है, या कह सकते हैं रॉकेट लॉन्चर, ये भी हमने यहां से। और एक पिनाका रॉकेट, जिसके अंदर एक बार में 18 रॉकेट्स उसमें से संचालित होते हैं, उनको भी हम वहां पे परख रहे हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज कहां पे की जा रही है? जैसलमेर के अंदर कंडक्ट की जा रही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में कहा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अतिरिक्त योग थेरेपी कक्ष का क्या किया जाएगा? उद्घाटन अभी हुआ है। तो ये नई दिल्ली में हुआ है। आंसर इसका नई दिल्ली। मोरारजी देसाई के बारे में हम सब लोग जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे ये। और योग जो है वर्तमान में हम सब लोगों के जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वहीं पे उन्होंने एक योग थेरेपी का भी क्या किया? उद्घाटन उन्होंने करा है। तो ये कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में किया है। तो हर कोई व्यक्ति अपनी शुरुआत सुबह की योग के जरिए कहा मतलब कह सकते करता है। और करो रोग, करो योग, रहो निरोग, इस प्रकार की टैगलाइन भी आप लोगों को हम लोगों को देखने को मिलती है। योग की शुरुआत कब से हुई है? पतंजलि ने योग की क्या की थी? सूत्रपात किया उसका। और वर्तमान में भारत के द्वारा अनेक देशों के अंदर योग की शुरुआत की गई और अनेक जगहों पे योग किया जाता है। योग दिवस की बात कर लेते हैं तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और भारत की पहल के बाद में ही इसको जो है मनाया जाना सुनिश्चित किया है। वर्ल्ड के अन्य देश भी इसको मनाते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारत के पर्यटन ने कहां के वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत की इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसके अंदर टूरिस्ट भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने को वहां से भी आता है। रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस भी हम अलग अलग देशों से प्राप्त करते हैं और हमारा भी यहां से पैसा बाहर जाता है, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाएंगे खरीदी करेंगे पर्यटक के तौर पे तो अपना पैसा बाहर भी जाएगा। लेकिन भारतीय
तौर पे इसको देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पर्यटक जो भारत में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ की अगर सुविधा को अगर थोड़ा दृष्टिगत देखें तो अगर और उनको ज्यादा अगर सुविधा मुहैया कराई जाती है तो उसके बाद में लोग अनजाने में, कह सकते हैं, अपने आप ही चले आते हैं। केरल इसके लिए अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके अंदर उसने अपनी एक पॉलिसी बनाई है जिसके जरिए एक कहते हैं प्रोमिनेंट एक स्टेट का दर्जा इसको मिला है, जिसमें वो पर्यटकों को लुभाने के लिए किसी प्रकार की चीजें, ऐसी एक्टिविटीज करता रहा है। तो वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड मार्केट के अंदर शानदार उपस्थिति किसने दर्ज कराई है? भारत ने कराई है। और कहां पे ही? लंदन में है। लंदन कहां पे है? ब्रिटेन है। और ब्रिटेन की ये क्या है? राजधानी भी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में मूडीज 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का उसने अनुमान जताया है। इसका जो पहले की पूर्ववर्ती 2023 के अंदर 6.7% का अनुमान उन्होंने लगाया था और अभी भी उन्होंने उसको यथावत ही रखा है। तो अभी 2023 के अंदर जो मूडीज है उसका जो प्रतिशत है वो कितना? 6.7%। ये तो हो गया 2023 का। 2024 का जान लेते हैं, वही मूडीज का ही है, ये है इसका 6.1%। 2025 का जाने तो 2025 का 6.3। ये प्रतिशत मूडीज के द्वारा भारत की आर्थिक विकास की जो दर है जो बढ़ रही है उसके बारे में उन्होंने इतनी प्रकार की क्या करी? आशा व्यक्त उन्होंने करी है। जान लेते हैं कि इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो भारत के लिए काम करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में डेटा इकट्ठा करके और लोगों को बताती रहती हैं। दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो है कौन सा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये भी जानता है, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ये भी हमारी जितने भी प्रकार की आर्थिक एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है? ये नोटिस करता रहता है। थर्ड वन कौन सी है? आपने विश्व बैंक सुना, WTO सुना, उसके बाद में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी जानकारी देता है कि भारत की आर्थिक विकास तक, भारत की नहीं, इसके अलावा विश्व के अनेक जो देश है उनकी आशा व्यक्त करता है कि इनकी आर्थिक वृद्धि दर इतनी रहने वाली है और वर्ल्ड के सारे देश इस चीज को मानते भी हैं। इसके अलावा एक और है एजेंसी जिसका नाम है फिंच। फिंच के द्वारा भी इसी प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं और सभी आंकड़ों में मैं आपको बताऊं कि सभी आंकड़ों के अंदर हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 6 पॉइंट से लेकर के और 6.8 लगभग तक सभी एजेंसी इसी के मध्य भारत की आर्थिक जो वृद्धि दर है उसको ये बताते चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में THDC इंडिया ने कहां पर नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो ये कहां पे है? यह टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा जो है नवीनीकरण ऊर्जा की विकसित करने हेतु समझौता किया पे। कहां पे किया गया है? ये कर्नाटका में किया गया है। वहां पे भी परिवर्तनीय ऊर्जा, जिसके अंदर हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस प्रकार की सारी चीजें करी जा रही है। तो अभी कर्नाटक एक ऐसा स्थान है जहां पे इसको चुना है और उसके बाद में यहीं पे कर्नाटक के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज की जा रही THDC के द्वारा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा 14वां विशेष गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू उन्होंने करा है। नौसेना है तो ऑब्वियस सही बात है, समुद्र में ही रहेगी। और यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे किया? तो हमारा एक मित्र देश है मॉरिशस। तो मॉरिशस के अंदर हमने गोताखोरी पुनश्चर्या जो शिविर है उसको कंडक्ट अपन ने किया है। मॉरिशस के पास में भारत ने 2 ऐसे द्वीप हैं जहां पे अपने सैन्य अड्डे उन्होंने विकसित कर लिए हैं और भारत अपने साजो सामान और चाइना की जो बढ़ती हुई जो एक्टिविटीज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस प्रकार की चीजें मॉरिशस के साथ में कर रहा है। मॉरिशस हमारा पड़ोसी देश तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा विशाल सांस्कृतिक संबंधों वाला देश है, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री है भैया, वहां की जो ज्यादा है वो कहां से गई हुई है? वो अप्रवासी भारतीय हैं जो 200-300 साल पहले यहां से चले गए थे अंग्रेजों के साथ में काम करने के लिए मॉरिशस, और वो वहीं के बन करके रह गए। तो ये आपने देखा कि मॉरिशस के अंदर हमारी जो नेवल है उसने वहां पे गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर की शुरुआत करी है।
और उसके अंदर गोताखोरों के अंदर सबसे पहले मार्कोस। मार्कोस जो कमांडो है वो हर जगह, जैसे आपको मैंने भी बताया था कि मार्कोस के कमांडो आपको जैसलमेर की जब तीनों सेनाओं की जो एक्सरसाइज हो रही है वहां पे भी भाग ले रहे हैं, इसके अलावा गोताखारी का जो शिविर है वहां पे भी ये भाग ले रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा किस देश को वित्तीय क्षेत्र में मजबूत करने के लिए $150 मिलियन की मंजूरी प्रदान की गई है? ये चारों आप देश देख रहे हैं भारत के पड़ोसी देश है और इनके जो हालात कह सकते हैं आर्थिक दृष्टि से वो ज्यादा अच्छे नहीं है। बांग्लादेश से 1971 के अंदर ये बना और वर्तमान में कह सकते हैं आत्मनिर्भर तो बन गया है, लेकिन अभी भी इसको विश्व बैंक से ये अन्य स्रोतों से मदद करने की जरूरत है उसको, क्योंकि वहां की आर्थिक गतिविधियां या वहां का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। चलिए पाकिस्तान के बारे में हम सब लोग पहले से जानते हैं, FATF की सूची से अभी तक भी जो है वो जद्दोजहद में लगा हुआ है कि कब इससे बाहर निकले। उसके बाद में जो आपको रेड कलर का जो नाम दिखाई दे रहा श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में पिछले 3-4 सालों से इस प्रकार की चीजें हुई जो श्रीलंका के लिहाज से काफी क्या हुई, बुरी रही। हुआ क्या कि श्रीलंका ने उनके लोगों को इस प्रकार से लोन बांटे गए कि कभी उनको वापस रिकलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसी के लिए जो है श्रीलंका अर्थ के जाल में डूब गया, कह सकते हैं कर्ज के जाल में डूब गया। और एक दूसरा था कि श्रीलंका का सबसे ज्यादा जो पैसा आता तो वो आता था पर्यटन से। 2019 से इसकी शुरुआत हुई, 2021 तक जो कोरोना काल है उसके अंदर पर्यटन का कारोबार श्रीलंका के अंदर बिल्कुल ठप पड़ गया। उसकी वजह से वहां की हालत जो है वो काफी पतली हो गई और उसी के लिए वहां पे आर्थिक आपातकाल भी लगाया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए IMF ने, वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसके अलावा अन्य जो संगठन है जिसके अंदर विकसित देश अमेरिका है, भारत जैसे जो देश है, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पे उनको आर्थिक अनुदान के जरिए सहायता दिलाई। अभी हमने पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ा था कि अडानी ग्रुप के द्वारा एक कोलंबो के अंदर एक पोर्ट तैयार किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा पहली बार श्रीलंका के अंदर अडानी पोर्ट के साथ साझेदारी करके और यहां पे निवेश करने की घोषणा करी है। तो वर्तमान में श्रीलंका ऐसा देश है जो विश्व बैंक के द्वारा उसको क्या किया, ऐसे कह सकते हैं कि उनको आर्थिक अनुदान दिया गया है जिससे अपनी अर्थव्यवस्था का वो क्या कर सके, सुधार कर सके। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। हाल ही में कलिंग साहित्य का आयोजन किस शहर में किया गया? कलिंग, इस अगर चीज को वर्ड को पढ़ते हैं तो एक चीज हमें सबसे पहले नजर आती है, अशोक। अशोक जिसको महान अशोक के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। अशोक कहते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में, उसके बाद में उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और उन्होंने धम्म अपना लिया था। धम्म का मतलब महात्मा बोध का धम्म। उसके बाद उन्होंने युद्ध न करने की कसम खा ली थी। उसके बाद में कभी उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध नहीं किया। तो कलिंग तो हो गया। तो कलिंग का सीधा मतलब कहां आ जाता है? कलिंग का मतलब आ जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में तो जो है वो अभी वहां पे साहित्य का सम्मेलन किया जा रहा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो ऑब्वियस भुवनेश्वर में ही होगा। है क्या चीज? इसके अंदर साहित्य से जुड़े हुए, साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए कलाकारों को यहाँ पे सम्मान दिया जाता है और उनकी कृतियों को पब्लिश भी करने का काम सरकार भी करती है। एक हमारा यहाँ पे पड़ोसी देश भी इसके अंदर शामिल है। पड़ोसी देश का नाम है नेपाल। तो नेपाल के कलाकार या नेपाल के साहित्य सर्जन वाले लोग हैं, वो भी इस फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो आपने जाना कि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, साहित्य संगम हो रहा है, कलिंग साहित्य उसको नाम दिया गया और अभी वर्तमान में भुवनेश्वर के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। चलिए तो जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। श्रीलंका में स्थित अडानी पोर्ट किस देश के द्वारा निवेश किया जाएगा? तो अडानी पोर्ट के अंदर निवेश करने वाला जो राष्ट्र है उसका नाम है अमेरिका। अडानी का ऑलरेडी पहले वहां पे पोर्ट पे काम चल ही रहा था, पोर्ट का नाम कोलंबो के आसपास, और वहां पे निवेश अडानी तो कर ही रहा है, उसके साथ में कौन जुड़ गया है? अमेरिका जुड़ गया है। तो अडानी और अमेरिका के द्वारा वहां पे श्रीलंका के अंदर इस प्रकार की चीजें करी जाएगी। अमेरिका ने भी हाल ही के अंदर पहले प्रश्न में अपन ने देखा था कि अमेरिका ने वहां पे पहल करी है और वहां पे उनको दिया है, पैसा दिया है, और इसके साथ वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है जो हमने अभी जाना, और अडानी तो इस पे काम कर ही रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए जान लेते हैं 14वां प्रश्न।
दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली लोकतांत्रिक महिला प्रमुख कौन है, जिसने सबसे ज्यादा अभी तक कह सकते हैं डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा शासन किया है? तो ऐसी महिला का नाम है, हमारी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री है, जिनका नाम है शेख हसीना। कौन सी पार्टी से है? अवामी लीग से, बांग्लादेश अवामी लीग, इस पार्टी से है। इसके अलावा दूसरी जो पार्टी है उनकी जो प्रमुख है उनका नाम है खालिदा जिया। खालिदा जो जिया हैं, उनका दृष्टिकोण भारत के प्रति ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन शेख हसीना का अल्टीमेट है बहुत अच्छा है। अभी हाल ही के दौरान उन्होंने एक विजिट करा था भारत के अंदर, 3 परियोजनाओं के अंदर उन्होंने यहाँ पे भाग लिया और भारत के द्वारा ही ये आर्थिक अनुदान के थ्रू इस प्रकार के पोर्ट्स का निर्माण, इसके अलावा पन बिजली घर का निर्माण, और एक है इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी उनके द्वारा ही अभी किया गया। इसके अलावा रेल लिंक की भी शुरुआत की गई है। ये सारी चीजें हाल ही के विजिट के अंदर उन्होंने करी है। तो हमारा छोटा और हमारा कह सकते हैं अच्छा पड़ोसी देश है, और श्रीलंका आपने बांग्लादेश के साथ में हम संप्रति एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं, जिसका 11वां संस्करण हाल ही के दौरान किया गया था। इसका आंसर चला जाता शेख हसीना। शेख हसीना जो है सबसे ज्यादा कार्यकाल तक रहने वाली ऐसी महिला है जो बांग्लादेश की है। लोकतांत्रिक शासन के अंदर, हाँ तानाशाही में ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर रह रही है और चुनाव जीत करके और यहाँ पे वो अपना शासन कर रही है एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 और आज के इस इंपोर्टेंट सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया? वैश्विक अगर बात करते हैं पर्यटन की, वैश्विक पर्यटन की बात करें, और अभी हमने पढ़ा था एक प्रश्न जिसके अंदर लंदन के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वैश्विक सम्मेलन किसके लिए? पर्यटन के लिए। उसके अंदर भारत ने वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई एज ए पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के तौर में, कि सबसे ज्यादा लोग भारत आने के लिए भी लालायित रहते हैं और सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं का भी कोई ख्याल रखता है तो वो भी भारत रखता है। लेकिन भारत के अंदर उन चुनिंदा राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा इस प्रकार की नीति लेकर के आई गई है, और वो मैं आपको बता ही रहा था कि केरल एक ऐसा राज्य जिसको प्रोमिनेंट ये स्टेट है, जो एक कह सकते हैं वैश्विक जिम्मेदार नागरिक होता है, तो एक जिम्मेदार राज्य भी होता है। वो सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने में सहायक रहता है और संवेदनशीलता से काम करने के बारे में सोचता है। ऐसा हमारा जो राज्य है वो है केरल की राजधानी के बारे में त्रिवेंद्रम। और अभी वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हमारे यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है कौन सा? उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ भी केरल सरकार गई थी कि ये हमारे काम जो है वो ऐसे बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो अपने पास लंबित रख देते हैं, जिसकी वजह से राज्य व्यवस्था का काम क्या हो जाता है, अदर झूल में पड़ जाता है। तो ये आज के इस इंपोर्टेंट सेशन के अंदर आप 15 प्रश्न आपने जाने, और बहुत सारी ऐसी रोचक चीजें हैं जो हमने आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताई। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।